नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। छत्तीसगढ़ दौरे पर है एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर। आज कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लेकर हम रूबरू हो रहे हैं। सर, पहला सवाल मेरा, आदिवासियों की एक बड़ी सभा आज विश्व आदिवासी मूल निवासी दिवस पर आपने संबोधित की। आदिवासियों के अधिकारों को लेकर आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि संविधान सभा में उस समय कुछ मिस्टेक हुई थी और कुछ गलतियां भी हुई थी, जिसकी वजह से आदिवासियों के अधिकार जो है पूरी तरह से सेफगार्ड नहीं हो पाए, संरक्षित नहीं हो पाए। आपने कहा है कि आप प्रयास करेंगे जब संसद में जाएंगे। किस तरह का प्रयास होगा और किस तरह से ये मिस्टेक हुई थी जिसकी वजह से आदिवासियों के अधिकार वंचित रह गए? यमलेश जी, 8 घंटा हो गया है। अभी बड़ी सभा करके जो है सैकड़ों लोगों से मिलके अभी मैं आया हूँ और एक फाइनल इंटरव्यू आपके साथ कर रहा हूँ। रात के लगभग जो है मुझे लगता है 9:30 बज रहे हैं और बड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहा है। जो बातें मुझे बोलनी थी वो तो काफ़ी आज के स्पीच में बोली है। फिर भी शॉर्ट में मैं कहूँगा कि भारत के संविधान में जब जयपाल सिंह हुड्डा ये कह रहे थे कि देश के आदिवासियों को एबोरिजिनल ट्राइब लिखना चाहिए, तो इस बात को जो है जिनके हाथ में कलम थी उन्होंने नहीं माना और आदिवासियों का जो राइट्स का सेटलमेंट है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं हो पाया। यानी संयुक्त राष्ट्र तो दुनिया के आदिवासियों को भारत के आदिवासियों के साथ कहता है कि वो मूल निवासी है, एबोरिजिनल है, लेकिन भारत के संविधान के हिसाब से वो एबोरिजिनल नहीं है। ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनते वक्त ही सेटल हो सकता था, क्योंकि प्रिसीडिंग लॉज भी थे और बहुत सारे उदाहरण भी थे जहाँ एबोरिजिनल ट्राइब वर्ड था ऑलरेडी इंडिया के वेरियस लॉज में और वेरियस कमिटीज़ के रिपोर्ट में, पर वो जानबूझ के जो है एक तरह से जो है वो नकारा गया और इसकी वजह से जो उनके राइट्स का सेटलमेंट है आदिवासियों के वो ठीक से नहीं हुआ। तो मैं ऑलरेडी 2 बिल्स दिया है पार्लियामेंट को, तो उसमें ये सारी बातों को डील किया और अगर मैं संसद जाता हूँ तो मानव अधिकारों को लाना और आदिवासियों के इंडिजिनियस राइट्स को लाना ये मेरी प्रायोरिटी है। आपने इंडिजिनियस राइट्स के सेकंड पीढ़ी के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए कुछ बिल महत्वपूर्ण पार्लियामेंट को प्रस्तुत किए हैं। क्या उस बिल का आउटलुक क्या है, किस तरह से वो बिल बनाए गए हैं? क्योंकि आप पार्लियामेंट में है नहीं, तो इन बिलों का कितना महत्व रह जाता है? ये बिल्स का महत्व तो इसलिए है क्योंकि भारत के इतिहास में आज तक जो है 1949 से भी 47 से लेके किसी ने इस बात पर सोचा ही नहीं। और इसमें सेकंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स है जो यूएन ने आईएलओ कन्वेंशन 169 है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल 2007 है। और इसके साथ बाकी बातों को समझ के मैंने बहुत सारी बातों को इनकॉर्पोरेट किया है। तो प्राइवेट मेंबर बिल करके जैसे मैं संसद में एंटर होता हूँ और एपीआई के और भी एमपीज होंगे 2024 में, तो वो पहले सेशन में ये बिल्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि फिर तो किसी के एमपी की ज़रूरत नहीं। जब मैं खुद एमपी रहूँगा तो इनको मैं इंट्रोड्यूस कर लूँगा। और भारत के संविधान में मेजर अमेंडमेंट लाने का प्रोविजन है ये पॉजिटिवली, जहाँ मानवाधिकार आए और इंडिजिनियस राइट्स आए और फिर रिजर्वेशन को लेकर भी कुछ बिल दिए और इलेक्ट्रल सिस्टम के तो है ही अलग से 10 बिल्स जो है। हम देखते आ रहे हैं कि आदिवासियों पर अत्याचार जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। आंदोलन भी हो रहे हैं, इसके बावजूद अत्याचार जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मध्य प्रदेश का हत्याकांड देवास का हमने देखे है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में गोलीकांड हुआ है। ये दो बड़े मतलब वर्तमान में देखा जाए तो बड़े घटनाओं, जघन्य घटनाओं के तौर पर ये सामने आए। इनको लेकर आप चूँकि क्या प्रयास कर रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इस समय आपकी लीडरशिप लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ये अत्याचारों और अन्याय को रोकने के लिए आप क्या फार्मूला देंगे या क्या समाधान है, इसका बताएंगे? देखिए, कानून व्यवस्था एक अलग विषय है, लेकिन अगर आदिवासियों को खुलेआम गोली मारी जाती है और फिर कोई भी कारण बता दिया जाता है, जैसे सुकमा और बीजापुर के बॉर्डर पे हुआ है, और फिर जैसे हमने देखा कि देवास जिले में जो है पूरे परिवार को आदिवासियों के मार के गाड़ दिया, और उसी तरह दिल्ली की भी एक 9 साल की लड़की थी, वो भी उसके साथ भी कोई कहते हैं कि पंडा पुजारी ने उसने जो है रेप किया। तो ये देश में अमानवीय जो अवैज्ञानिक और जो जाति का अन्यायकारी जो मानसिकता है उसको दर्शाता है। तो मैं ये कहूँगा, चाहे देश के जो भी अफेक्टेड लोग हो, ट्राइबल्स हो या शेड्यूल कास्ट हो और भी कम्युनिटीज़ के लोग हों, कि भारत को एक नई पॉलिटिक्स की ज़रूरत है जो नीति के आधार पर हो, जो मानव अधिकारों के आधार पर हो, जिसमें सबके राइट्स गारंटी हो सके। वो काम बीजेपी कांग्रेस नहीं कर सकती है। तो मैं ऐसे तमाम लोगों से ये कहूँगा कि वॉइस उठाना तो अच्छा है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। वॉइस उठाने के साथ साथ हमारी पॉलिटिकल पार्टी को डेवलप करना चाहिए ताकि हम बीजेपी और कांग्रेस दोनों को रिप्लेस कर सकें, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में भी। यानी आपके कहने का मतलब यह है कि वॉइस के साथ में आपको एक ऐसी पॉलिटिकल वॉइस के साथ वोट करना पड़ेगा। वॉइस के साथ वोट इम्पॉर्टेंट है। वॉइस के साथ वोट इम्पॉर्टेंट है। अगर वोट को नहीं समझेंगे
तो वॉइस आप उठाते रहेंगे और ये वॉइस दबते रहेगा। देश और दुनिया के काफ़ी सारे बड़े मुद्दों पर आप गहनता से विचार रखते हैं, बातें करते हैं और सरकार को भी सजेशन देते हैं, सुझाव देते हैं, पिटीशन के माध्यम से हो, पॉलिसियों के माध्यम से हो। कई बार वर्तमान में एक महत्वपूर्ण ज्वलंत सवाल देखने आ रहा है, वो भी सेंसस का मुद्दा और रिजर्वेशन का मुद्दा। मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर पूरे देश में हो, ओबीसियों का रिजर्वेशन सेटलमेंट नहीं हो रहा है, ये एक बड़ा इशू है। और सेंसस को लेकर आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, चूँकि आपने इसके लेकर एक बिल भी प्रस्तुत है। तो किस तरह से इसको प्रयास किया जा सकता है, कैसे इसको लाया जा सकता है? देखिए, ओबीसी सेंसस पे मैंने 2019 में पिटीशन किया और भारत सरकार का जो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जिसके जो है मिनिस्टर हैं, उसने 14 पॉइंट बताए कि नहीं, हम ओबीसी सेंसस नहीं कर सकते और उसके ये कारण है। वो 14 पॉइंट्स को मैं रिफ्यूट कर चुका हूँ ऑलरेडी। मेरा जो है रिव्यूटल जो है वो होम मिनिस्ट्री के पास में है और उसका कोई कॉन्क्रीट जो है उनके पास अभी जो है वो जवाब नहीं है। तो इस पर तो काम करने के लिए, चाहे ओबीसी सेंसस हो या ओबीसी का बजट हो या रिजर्वेशन इन प्रमोशन ऑफ आर्टिकल 16(4)A है या 50% की सीलिंग हटाने की जो बात है, उस पर मैं ऑलरेडी बिल्स और पटिशन कर चुका हूँ। और मुझे खुशी है कि मेरी बात को अभी देश के बाकी ओबीसी के लीडर्स है और जो सामाजिक फील्ड में जो संस्थाएं काम कर रही है ओबीसी की, वो भी समझ रही है और ये आवाज़ उठ रही है, आवाज़ उठेगी और मोदी गवर्नमेंट को इसका जवाब देना पड़ेगा। और अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं मानती तो इसको चेंज करेंगे 2024 में एपीआई के थ्रू। आप प्रधानमंत्री पर वर्बली अटैक करने के लिए काफ़ी जाने जाते हैं। आज भी आपने प्रधानमंत्री जी को एक नक्टा नाम से संबोधित किया, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर उन्होंने ट्वीट किया, ऐसी आपने बात की। लेकिन देश के आदिवासियों और दुनिया के आदिवासियों का सेलिब्रेशन का दिन था, उनके अधिकारों को संरक्षित करने का दिन था। आदिवासियों के संदर्भ में कोई ट्वीट नहीं किया, ये आपने आरोप लगाया है। किस रूप में देखते हैं, चूँकि बीजेपी गवर्नमेंट ने आदिवासियों के दिनों को सेलिब्रेट नहीं कर दी है या उनके अधिकारों को काम नहीं करने के लिए है, काम नहीं करना चाहती, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, व्यक्तिगत तो मैं कभी किसी को कुछ बोलना पसंद नहीं करता। मेरे लिए व्यक्तिगत मोदी तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अभी वो भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो भारत के प्राइम मिनिस्टर है तो उनको ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन की समझ होनी चाहिए, उसके हिसाब से उनको चलना चाहिए। भाई, छोटे बड़े ट्वीट भी आप कर लेते, लेकिन आज पूरे दुनिया के अंदर 9 अगस्त जो है वो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल है, और उस पर आप एक ट्वीट भी ना करो, बधाई भी ना दो या 2 बातें भी ना कहो कि भाई हम भारत में राइट्स को कैसे ला सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो है उनकी जो समझ है और ह्यूमन राइट्स की समझ है, इसकी जो है वो छोटापन जो है वो दर्शाता है। और इसलिए मैंने मोदी जी को जो है वो जो कहना था वो कहा। व्यक्तिगत मेरा कोई किसी के ऊपर में ऐसा बोलना जो है मुझे कभी भी पसंद नहीं आता, मैं इसको अवॉइड भी करता हूँ। लेकिन क्योंकि वो आदिवासियों के अधिकार को लेकर जो है वो सीरियस नहीं है, ह्यूमन राइट्स को लेकर सीरियस नहीं है, इसलिए मैंने उन पर एज अ प्राइम मिनिस्टर कमेंट किया है। किसी भी राजनीतिक दल के लिए इलेक्शन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आगामी समय में यूपी इलेक्शन है और कुछ राज्यों में भी इलेक्शन है। आपकी पार्टी क्या तैयारी है इन इलेक्शन में? चूँकि यूपी में हम देख रहे हैं कि पहले से वहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी जैसी पार्टियाँ हैं, सपा है, बीएसपी और भी छोटी बड़े बहुत सारे दल हैं। इन बीच एपीआई वहाँ पे कैसे गेन करेगी? क्या प्रयास रहेगा एपीआई का? अब उत्तर प्रदेश तो वैसे एपीआई के लिए जो है अभी नया स्टेट है मान लीजिए। वैसे तो काफ़ी दिनों से लोग हैं हमारे कॉन्टैक्ट में और काफ़ी जगह से कॉन्टैक्ट में यूपी में, और इस बार जो है लिमिटेडली एपीआई इलेक्शन लड़ेगी यूपी के अंदर में। और कुछ पार्टीज अलायंस के लिए इंटरेस्टेड है, पूरे देश में इंटरेस्टेड है, यूपी में भी इंटरेस्टेड है। तो पॉलिसी को लेकर कुछ अगर कॉन्सेंसस बन जाता है तो बाकी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखकर उनके साथ लिमिटेड अलायंस किया जाएगा। और यूपी में जो है कम से कम नीतिगत तौर पे जो है एक बीजेपी को जो है अल्टरनेटिव करके जो एक पिक्चर लाया जाएगा। अलायंस की आपने बात की, किस तरह की पार्टियां होगी जिनको लेकर आप अलायंस को लेकर मतलब आगे बात बढ़ाने का प्रयास करेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्राइबल लोगों का काफ़ी अट्रैक्शन एपीआई में बढ़ा है, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, लेकिन ट्राइबलों की भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बीटीपी जैसी पार्टी है, गोंगपा जैसी पार्टी है, और भी कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो ट्राइबलों को खास करके प्रमोट करने का काम करती है, उनके राइट्स के लिए काम करने की कोशिश करती है। इन बीच एपीआई चूँकि अब आदिवासियों के बीच में पहुंच रही है और तमाम लोगों के बीच में ही पहुंच रही है, तो ऐसे में इन पार्टियों के साथ में भी क्या कोई नीति रहेगी आपकी अलायंस की? देखिए, जहाँ तक नीतियों की बात है, राइट्स की बात है, तो एपीआई से बेहतर तो इंडिया में कोई नहीं है। ये बात तो एक बात, अगर जिन पार्टीज़ को नहीं समझा, लीडर्स को नहीं समझा है, लोगों को नहीं समझा है, तो मैं विनम्रता से कहना चाहूँगा उनको कि इस बात को समझ ले। जहाँ तक पॉलिसी लेवल की बात है, राइट्स लेवल की बात है, डेवलपमेंट की बात है, उसका जो पॉलिसी का मास्टरी एपीआई को है वो जो है और किसी पार्टी को नहीं है। हाँ, लेकिन लिमिटेड लेवल पे सही जो आप अच्छा काम कर रहे हैं उसको हम रिस्पेक्ट करते हैं और आपसे अलायंस के लिए हम ओपन है। मोटे तौर पे अगर पॉलिसी को आप एग्री कर ले तो प्रैक्टिकली सीट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह माना जा सकता है।
आपने गोंडवाना का नाम लिया और बीटीपी का नाम लिया, तो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और राजस्थान है और थोड़ा गुजरात का भी एरिया है। यहाँ पर जो है अगर वो चाहे तो मैं आज भी जो उनके साथ में जो है अलायंस जो है वो कर सकते हैं। एपीआई के लीडरशिप में अगर वो करे तो मैं समझता हूँ कि ये तीनों चारों स्टेट्स का इक्वेशन चेंज हो सकता है। रही बात नेशनल पॉलिटिक्स की, तो लगभग 15-20 पार्टीज अभी भी चाह रही है कि एपीआई के साथ अलायंस हो, क्योंकि काफ़ी पार्टीज़ को ये समझ चुका है कि एपीआई का पॉलिसी बेस्ट है। मानकर साहब को जो समझता है, आता है, जो नॉलेज है, वर्ल्ड लेवल का स्टडी है, इंडिया लेवल का, वो और लीडर्स में नहीं है। काफ़ी हद तक उनको कुछ बातें ये समझ गई है और उसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि एपीआई के साथ अगर अलायंस हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो वी आर ओपन फॉर लिमिटेड अलायंस। अगर पॉलिसी को समझ के वो करेंगे मिनिमम बातों को, तो 2024 में एपीआई का अलायंस भी दिखेगा आपको देश में। जो नई राजनीति का, नए भारत की नई राजनीति का नया अलायंस होगा, उसका नाम क्या होगा ये तो मैं आज नहीं जानता, लेकिन पॉलिसी उसकी अल्टरनेटिव होगी न्यू इंडिया की। 2024 में चूंकि आपने भी डिक्लेयर किया कि मैं भी संसद जाऊंगा, आगे कहते आए, आज भी डिक्लेयर किया और आप लगातार इसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी, किस तरह से आप जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, किस तरह से काम करेंगे और क्या काम होगा आपका पार्लियामेंट जाने के पीछे, क्या मकसद है आपका? देखिए यमरेश जी, ऐसा है कि एक्चुअली मुझे 2019 में कॉन्टेस्ट करना था, लेकिन मैं डिफ़र किया, क्योंकि अगर मैं 19 में कॉन्टेस्ट करता तो जो मेरा सपना था कि एपीआई को ऑल इंडिया पार्टी मूवमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाना है, क्योंकि देश को स्टैंडर्ड पार्टी की ज़रूरत है जिसमें साइंस और नॉलेज का, जो साइंस और टेक्नोलॉजी का, नॉलेज का, ह्यूमन राइट्स का, इकोनॉमिक्स का, इंटरनेशनल लॉ का, फाइनेंशियल रिलेशंस का, फिर कॉन्स्टिट्यूशंस का, वेरियस लॉज का, इसकी मास्टरी होनी चाहिए। ऐसी पॉलिटिकल पार्टी की ज़रूरत देश को है। जब तक वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनेगी तो भारत के अंदर जो बदलाव लाना है वो नहीं आ पाएंगे। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि भारत और चाइना दोनों एक ही समय में लगभग आज़ाद हुए। चाइना एक अलग मार्ग से गया, इंडिया 1949 में अलग मार्ग से गया। आज चीन जो है सेम समय में, सेम आबादी लगभग जो है, आज चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है? क्यों? अगर आप सोशल डेमोक्रेटिक पार्टीज़ का उदाहरण देखें, यूरोप का, डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अमेरिका का उदाहरण देखें, लेबर पार्टी ऑफ ब्रिटेन का उदाहरण देखें, सोशल डेमोक्रेटिक लिबरल पार्टी ऑफ जापान का उदाहरण देखें, तो आप ये पाएंगे कि ये पूरी पार्टीज़ ने अपनी कंट्रीज़ को कहाँ पहुँचा है, आज वो कितना डेवलप्ड है और हम क्यों नहीं है। तो इसका सिंपल कारण है कि हमारे देश के नेताओं को, हमारे देश के लीडर्स को और मेंबर पार्लियामेंट्स को पर्टिकुलरली जो है, और ऐसी पार्टी भी नहीं है कि जो ये सारी बातों को समझकर काम कर सके। तो मेरा हरदम ये ड्रीम रहा है, अभी जो 30 साल का मेरा पढ़ाई और वर्ल्ड लेवल का स्टडी है, आज देश की बेस्ट 3 लाइब्रेरीज में मेरी लाइब्रेरी है और भारत का नहीं वर्ल्ड लेवल का स्टडी है। और इस मामले में कोई मुझे चैलेंज नहीं कर सकता। इंडिया का कोई भी लीडर हो वो विजय मान करके आगे ज्ञान विज्ञान में और मानवता में खड़ा नहीं हो सकता। जब कभी समय आएगा तो टेस्ट करके दिख जाएगा। तो मेरा ये सपना था कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टी डेवलप हो, तो इसलिए मैं डिफ़र किया 5 साल। पर अब 24 में मुझे संसद जाना ज़रूरी है और एपीआई के और भी लोग संसद में जीत के जाए, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हम जो लाइकली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसको प्रिपेयर कर रहे हैं। हमें जो बूथ कमेटीज़ है, सेक्टर कमेटीज़ है, फिर पब्लिक प्रॉब्लम को अटेंड कर रहे हैं, फिर जन आंदोलन स्टार्ट होंगे। अभी तो कोविड था, कोविड तो मान लीजिए दिसंबर तक वैक्सीनेशन काफ़ी हो जाता है। यूपी इलेक्शन तक बीजेपी को करवाना रहेगा, तो देश में नहीं रहेगा, पर बीजेपी को करवाना रहेगा यूपी चुनाव तक। उसके बाद तो फ्री होने वाला है, तो मान लीजिए जन आंदोलन बढ़ जाएंगे, सभा सम्मेलन बढ़ जाएंगे और लिमिटेड अलायंस जहाँ जो अच्छी पार्टी से होगा। और मुझे भारत की जनता पे विश्वास है और हर राज्य की जनता पर विश्वास है कि वो मेरी बात को समझ रहे हैं। तो भारत को इसकी ज़रूरत है, भारत को ज्ञान विज्ञान की ज़रूरत है, भारत को मानवता की ज़रूरत है, इसके समाधान की ज़रूरत है। वो समाधान मैं कॉस्मो ह्यूमैनिज्म से ला रहा हूँ और मुझसे बेहतर इंडिया में कोई लीडर इस बात को नहीं जानता है। तो इसलिए भारत को अच्छे लीडर्स की ज़रूरत है और इसका मौका भारत की जनता ज़रूर देगी, इसका मुझे विश्वास है देश के लोगों को। पॉलिसी बेस्ड पार्टी की बात की आपने और लीडरशिप की भी बात की। क्या भारत की जनता कहीं मिस्टेक कर रही है लीडर को चुनने में, पहचानने में या पार्टी को चयन करने में? क्या यही वजह हो सकती है, इसकी वजह से इतने साल पीछे रह गया देश? क्या मानते हैं, आपका क्या कहना? दोनों चीज़ें हैं। एक तो नेता जो है वो भी मुझे बोलना नहीं चाहिए, अगर सांसद है तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कल मैं भी संसद में चले जाऊँगा तो रिस्पेक्टेड एमपीज ही बोलूँगा। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, भारत के जो एमपीज है और जो लीडर्स है उनको ये जितनी मैं बात बोल रहा हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, इकोनॉमिक्स का है, फॉरेन रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस का है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन का है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है, बाकी लॉज का है, ओवरऑल पब्लिक पॉलिसीज़ का है, तो इनको इसका डेप्थ में जो है वो स्टडी नहीं है, वास्ट लेवल का स्टडी नहीं है। ना ही हमारे पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसे ट्रेनिंग सिस्टम है कि जो हमारे एमपीज़ को इस लेवल का नॉलेज पढ़ा सके। वैसे तो पार्लियामेंट में भी ट्रेनिंग होता है, उसकी भी लाइब्रेरी में 13 लाख बुक्स है, लेकिन फिर भी इस तरह का वर्ल्ड क्लास का जो है अभी तक हम ट्रेनिंग सिस्टम नहीं हुआ।
तो मैं ज़्यादा जिम्मेदारी तो नेताओं की मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी, मैं हरदम एक बात कहता हूँ कि द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। यानी द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ सिटीजनशिप। यानी जब तक नागरिक सुजान नहीं होते तब तक किसी भी देश का लोकतंत्र जो है वो सुजान नहीं होता है, वो जो है वो प्रॉपर नहीं होता है। और यही बात जो है भारत के नागरिकों को भी लागू होती है कि हमको ये समझना होगा कि किसके पास नीति है, कौन सबके हित के लिए जो है वो सबके अधिकार, गरिमा और विकास के लिए काम कर सकता है, बगैर जाति धर्म को, बगैर भाषा और राज्य को देखे। और ऐसे लीडर्स को यदि भारत की जनता चॉइस करेगी तो मैं समझता हूँ कि जल्दी भारत में बदलाव आएगा। चाइना अमेरिका के बराबर मेरा तो ये कहना है कि अगर एपीआई की सरकार मेरे नेतृत्व में 10 साल बनती है तो 10 साल में हम चाइना और अमेरिका के बराबर आ सकते हैं। कैसे? इसका पूरा पॉलिसी है। देखिए आप मेजर तो है, देखिए आपको मोटी मोटी बातें बताता हूँ। एक तो एजुकेशन सिस्टम को टोटली चेंज करना होगा, एजुकेशन सिस्टम का बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे रखना होगा और दूसरे नॉलेज के सब्जेक्ट्स को रखना होगा। फिर मातृभाषा पढ़े जिसमें ट्राइबल भाषा भी हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए क्योंकि नॉलेज मोस्टली इंग्लिश के अंदर है, एक बात। दूसरी बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो है उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, जो नहीं है वो बाय पॉजिटिव अमेंडमेंट्स को कॉन्स्टिट्यूशन में लाना होगा। वैसे लॉज को जो है वो बनाना पड़ेगा। अब इकोनॉमिक्स की अगर मैं बात करूँ तो मार्केट इकोनॉमी का फ़ायदा लेकर मार्केट को डेवलप करके उसके टैक्सेशन से, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से, आप बजट से लोगों को ये करना होगा। जैसे शॉर्ट में मैं कहता हूँ रोटी कपड़ा मकान का स्लोगन था, मैं कह रहा हूँ कि रोटी कपड़ा मकान के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास, सामाजिक सुरक्षा और संपत्ति, अगर ये हर परिवार को, हर व्यक्ति को गारंटी कर ली जाए और थ्रू इकोनॉमिक पॉलिसी कर ली जाए और उसके लिए उस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज में अमेंडमेंट ला लिया जाए और उस तरह की इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो, उस तरह का एजुकेशन सिस्टम हो, तो भारत को जो है 10 साल में जो है वो चाइना अमेरिका के बराबर लाने में, भले हम उनको क्रॉस ना करें 10 साल में, एक पीढ़ी में कर जाएंगे तो इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ये नीति जो है वो एपीआई के पास में है और ये काम मैं कर सकता हूँ क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो विजय मानकर नहीं जानता है, तो इसलिए जो है ये काम मैं कॉन्फिडेंटली कर सकता हूँ। लास्ट सवाल, देश की जनता के लिए और आज जहाँ हम हैं छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए कोई आपका विशेष संदेश, क्योंकि पिछले 1-2 साल से कोविड संकट के बीच में आप लोगों के बीच में नहीं जा पाए, पब्लिक के बीच में ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ आपका। आज चूँकि लंबे समय बाद आपने एक सभा को संबोधित किया, तो कोई विशेष संदेश आपका कि किस तरह से जनता के नाम आप संदेश देना चाहते हो? जो छत्तीसगढ़ की जनता तो मुझे अच्छे से जानती है, मुझे समझती भी है और ये हमारा सपना रहा है कि भाई एपीआई की सरकार छत्तीसगढ़ में बने और एक नया छत्तीसगढ़ बने जिस छत्तीसगढ़ में सबका जो है डेवलपमेंट हो और छत्तीसगढ़ एक मॉडल बने पूरे देश के लिए। जो है गुजरात डेवलपमेंटल मॉडल जो है वो एक तरह का फॉल्टी मॉडल था, तो भारत में कोई मॉडल नहीं है किसी स्टेट का, तो छत्तीसगढ़ को वो मैं बनाना चाहता हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जनता इस बात को समझती है और एपीआई को जो है वो साथ देगी, मैं जानता हूँ कि। और जो 2024 का चुनाव और उसके पहले 2023 के यहाँ विधानसभा चुनाव है, उसमें आपको एपीआई की बड़ी जो है वो यहाँ पर बड़ा फोर्स करके दिखेगी अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया। तो विशेष साक्षात्कार में आप सुन रहे थे अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर को, जिनका कहना है कि भारत में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में एपीआई एक ऐसी पार्टी है जो पॉलिसियों पर काम करती है, यानी कि नीतियों की राजनीति करती है और जनता को ऐसे नीतियों की राजनीति के लिए एपीआई जैसी पार्टी का सपोर्ट करना चाहिए और जनता को खुद भी सुजान होकर अपने लीडर्स को चुनना चाहिए, जिससे देश का लोकतंत्र मजबूत हो और देश में नीतियों की राजनीति के माध्यम से लोगों का कल्याण हो, लोगों की उन्नति हो और देश प्रदेश प्रगति की ओर आगे बढ़े। एनलाइटन इंडिया के लिए यमलेश बंजारी।